गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि मैं आज अपने YouTube की जर्नी जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। 2021 से लेकर 2025 तक की कहानी है। मैंने अपनी YouTube की जर्नी जो है वो 2021 में स्टार्ट की थी। स्ट्रगल भी है, मज़ा भी है और फाइनली मेरी YouTube की पहली पेमेंट। बस एक दिन मैंने सोचा कि YouTube चैनल बना लेते हैं बिना किसी प्लान के। उसी साल मैंने अपने लिए एक बाइक ली थी जावा 42 2.1 और जैसे ही मैंने बाइक ली तो मैंने उस बाइक के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ये बाइक ली है और इसमें ये फीचर्स हैं और मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी और कुछ ही दिनों में 2 से 3 हज़ार व्यूज़ आ गए थे मेरे पहले वीडियो पर ही। तो मुझे लगा कि चलो बढ़िया है, सब देख रहे हैं और जब भी मैं कोई नया पार्ट या कोई नई एसेसरी अपनी उस बाइक में लगवाता था ना तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता था। तो इसी तरह मैं वीडियोस डालता रहा। तो बाइक तो मैंने ले ली, फिर मैंने सोचा कि यार अब इस पर राइड भी की जाए। तो मैंने अपनी लाइफ की पहली राइड की थी कुफरी के लिए, मोहाली से कुफरी के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ। तो धीरे धीरे मैंने सोलो राइड्स करना शुरू किया और मैं काफ़ी लॉन्ग राइड्स भी कर चुका हूँ। तो बाइक लेने के बाद ना हर राइडर का एक ही ड्रीम होता है कि वो लद्दाख ज़रूर जाए या स्पीति ज़रूर जाए। तो मैंने लद्दाख सोलो राइड की थी 2022 में, मई वाले मंथ में। तो मैं मोहाली से निकला अपने घर से और श्रीनगर से होता हुआ मनाली से मैं पहुंचा था अपने घर। पूरा सर्किट मैंने कंप्लीट किया था। 15 से 20 दिन मुझे लगे थे इस राइड पर और अकेले था, बहुत चिल किया था मैंने। फिर तो उसके बाद राइड्स का सिलसिला चलता ही रहा और जब आप अकेले राइड करते हो ना तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो और ज़्यादा टेंशन फ्री रहते हो। लेकिन हाँ, कभी कभार टेंशन हो भी जाती है कि सारा कुछ मैनेज खुद ही करना पड़ता है। अगर कहीं रोड पे कहीं गिर पड़ जाते हो तो इसलिए सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। मतलब कि टाइम से ही मुझे अपनी राइड स्टार्ट करनी पड़ती थी और टाइम से ही मैं अपनी राइड ख़त्म कर देता था। बल्कि सुबह 4 या 5 बजे मैं निकल जाता था जहाँ भी मैं स्टे करता था, किसी भी होटल में। और शाम का मैंने एक बना रखा था कि मुझे 4 से 5 अपनी राइड ख़त्म कर देनी है। इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जैसे कि लद्दाख सोलो राइड, स्पीति अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, उत्तराखंड, चार धाम यात्रा, राजस्थान, हिमाचल। तो ये मेरी कुछ राइड्स रही हैं जो कि मुझे बहुत आज भी याद रहती हैं। जब भी मैं इनके नाम सुनता हूँ ना इन जगहों के। मेरी सबसे लंबी जो राइड थी ना मेरे घर मोहाली से लेकर कन्याकुमारी तक की थी और कन्याकुमारी से मेरे घर मोहाली तक। तो टोटल मैंने 7000 किलोमीटर की ये राइड रहने वाली थी, जिसमें मैंने जो कैलकुलेशन की थी तो ये टोटल राइड 6800 तक रही थी मेरी, जिसमें मेरी ना पीठ पेन करने लग पड़ी थी जब मैं घर पहुंचा था। मतलब कि ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था इतनी लंबी राइड का। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करता रहा तो अब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम बाद अगर आप ये चीज़ करोगे या बिगनिंग में या फिर स्टार्टिंग में अगर आप इतनी लॉन्ग राइड्स करना शुरू करोगे तो बहुत दिक्कत देती है। नेपाल भी मैं गया हूँ अपने इस बाइक से, जहाँ पे मुझे सबसे मेन और सबसे बेस्ट जो प्लेसेस लगी वो पोखरा लगी, मेन हब कह लीजिए एक तरह से। और मुक्तिनाथ के लिए मैं गया और वहाँ पे मनांग ऑफ रोड भी मैंने किया, जो कि एक टफेस्ट ऑफ रोड है, जो कि मुझे लगता है इंडिया में भी नहीं है। और लद्दाख में तो अब बचा ही नहीं है, हर तरफ टार रोड बन चुकी है, मतलब पक्की रोड बन चुकी है। तो अगर आप हो सके तो मेरे वीडियोस जरूर चेक कीजिएगा नेपाल के। और मैं काठमांडू भी गया था। सारी जगहें मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन जो मेन है वो मनांग, मुक्तिनाथ और पोखरा। काठमांडू जैसे कि ना एक के ऊपर एक घर बना हुआ है, जैसे हम शिमला की ओर जाते हैं या लुधियाना में घुस जाओ, मतलब कि सारा होच पोच हो रखा है, वैसा ही कुछ सीन है वहाँ पर काठमांडू में। लेकिन वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ मैं दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं काठमांडू गया था। तो इतनी सारी जगहों पे जाने के बाद फिर जब मैं वीडियोस अपलोड करता था तो व्यूज़ आने लगे। मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे और आज भी वही सीन है, जो उस वक्त व्यूज़ आते थे वही अब भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन है मुझे कि मैं अकेला इंडिया के कई सारे पार्ट्स में जाकर, सिटीज़ में, स्टेट्स में जाकर मैंने एक्सप्लोर किया। अलग अलग स्टेट्स में गया, सिटीज़ में गया, लोगों से मिला, कल्चर देखा, फूड ट्राई किया और मेन वहाँ की लैंग्वेजेस। जब मैं कन्याकुमारी गया था साउथ साइड, और लद्दाख में कुछ अलग लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ पे। कभी भी अगर आप लद्दाख या स्पीति और जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको वहाँ का कोई लोकल मिलता है तो एक वर्ड है जूले, ये ज़रूर बोलिएगा। इसका मतलब एक तरह से हाय या हेलो है।
जब आप ये बोलेंगे उनसे तो वो बहुत खुश होते हैं। सब कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने राइड्स के टाइम पर। और आज का जो वीडियो मैंने बनाया वो इसलिए बनाया कि 2021 में नवंबर में मैंने पहली वीडियो डाली थी, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो बना लिया था बिना किसी प्लान के, और मैंने देखा कि मेरे चैनल पे जब व्यूज आते हैं तो कुछ अमाउंट मेरी बनती है हर वीडियो पे। मतलब कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जब हो जाते हैं तो आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है यूट्यूब पर। तो मैंने नवंबर में 2021 में स्टार्ट किया था और 2022 जुलाई में मेरा मोनेटाइज हो गया था, 6-7 महीने में ही। और देखा मैंने कि धीरे धीरे पैसे बनते हैं, वहाँ पे डॉलर में बनते हैं, इंडियन रुपीज़ में नहीं। बाकी आप उसको कन्वर्ट करके देखते रहें कि कितने बने हैं। तो शुरू में अच्छी इनकम होती थी और फिर उस पर स्लो होने लगी, जैसे कि कभी 10 सेंट, कभी 20 सेंट, कभी 50 सेंट, कभी $1। तो इस तरह से मैंने देखा कुछ टाइम बाद मेरे $40 से $45 बन चुके थे। फिर मैंने देखा कि यार इस अमाउंट को कैसे निकाला जाए। तो मैंने जब YouTube की पॉलिसी पढ़ी कि $100 मिनिमम होने चाहिए अगर आपको आपकी पेमेंट चाहिए YouTube से, तो मैंने सोचा कि यार राइड वगैरह तो मैं करता ही हूँ, तो जैसे व्यूज़ आ रहे हैं तो चलो कोई नहीं और राइड करेंगे, और बाइक से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव रहे और एंटरटेनिंग भी रहे। तो इस तरह के मैं वीडियोस अपलोड करता रहा, और $40 से $45 से लेके $100 में टाइम तो लगा, लेकिन कंप्लीट कर लिए मैंने। $100 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 101.71 मेरे डॉलर हो चुके हैं। अब मेरी पेमेंट आने वाली है इस मंथ फेब में, 21 फेब से लेके 26 फेब के बीच। तो मैं आपको अपना प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो मेरी एक पेमेंट आने वाली है 2025 में इस फेब मंथ में, तो खुद ही देख लीजिए। तो मैं अपने मोबाइल पे आपको अपना YT स्टूडियो दिखा देता हूँ। तो ये रहा गाइस मेरा YT स्टूडियो, मेरे सब्सक्राइबर 2850, ठीक है। और मेरे डॉलर्स देख लीजिए नजर आ रहे गाइस, 101.71 101.71 मेरे डॉलर्स बन चुके हैं सारे टैक्स काट कर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है अ पेमेंट इज हेडेड योर वे, एक्सपेक्ट अ पेमेंट February 21 से लेके 26, कभी भी इसके बीच में आ सकती है। और एक बात और कि मुझे लगा कि 21 तारीख के बाद ये जो पॉपअप सा आ रहा है ना $101 का, शायद ये ना रहे, इसकी जगह जो फेब मंथ से है वो स्टार्ट ना हो जाए शो होना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनकम आती रहती है, डॉलर्स में बनते रहते हैं पैसे। सच बोलूं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर या IAS बनना इतना टफ नहीं होगा जितना यूट्यूब पे सक्सेस पाना है। तो गाइज अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग या सिंपल व्लॉगिंग करना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मोटो व्लॉगिंग के लिए ना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा या होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप कोई छोटी सी भी राइड प्लान करोगे ना तो उसमें 4-5 हज़ार 10 हज़ार तो ऐसे ही लग जाते हैं। और जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, लद्दाख राइड मेरी 15 दिन की थी आई थिंक, तो उसी में मेरा 25 से 30 हज़ार लग चुका था। और उससे पहले जो मैंने बाइक सर्विस की या सामान जो मैंने इकट्ठा किया वहाँ उस राइड पर ले जाने के लिए, तो उसमें भी खर्चा अलग होता है। और कन्याकुमारी की राइड की बात की जाए तो 80,000 मेरे लग चुके थे कन्याकुमारी की राइड पर, सोलो राइड, क्योंकि होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, टोल टैक्सेस का खर्चा, इनकेस बाइक ख़राब हो जाए, जैसी मेरी हुई थी धनुषकोडी में। जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा था तो बाइक मेरा रास्ते में ख़राब हो गया था सुबह 11 बजे, और रात को पहुंचा था अपने होटल में। तो मैंने वीडियो बना रखा है। तो कोई ना कोई खर्चा पड़ा रहता है, आप एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है हमें। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मतलब कि आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है, साथ में कुछ ना कुछ सामान जो है कैरी करना पड़ता है। और एक और आप नेपाल की बात कर लीजिए, नेपाल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। एस्टिमेट मेरा 40 से 50 हज़ार था, लेकिन 70 to 80,000 मेरे वहाँ भी लग गए थे, क्योंकि मेरा बाइक ख़राब हो गया था पोखरा में। तो 2-3 दिन मुझे वहाँ पे स्टे करना पड़ा, वही पेट्रोल, होटल, और नेपाल महंगा भी है गाइस बहुत। अगर 300 रुपये का रूम आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, लेकिन वन टाइम का जो खाने का प्लेट का प्राइस है वो 500 से 600 रुपये है। तो या तो दिन में एक बार खा लो, या अगर ठीक है आपके पास पैसे हैं तो आप 3 टाइम भी खाना खा सकते हैं। तो राइड पे बहुत खर्चे होते हैं। मोटो व्लॉगिंग में और क्या चीज़ है कि गाइस अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है और अगर आप 3 से 4 महीने बाद चेंज करके दिखाते रहें
तो आपका कंटेंट बढ़िया बनता रहेगा। फिर आपके पास कोई ऐसी बाइक है, आप कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ चीज़ लगवाते रहें तो वीडियोस आपके अच्छे चलेंगे। और सिंपल व्लॉगिंग मतलब डेली व्लॉगिंग भी अगर आप करें, आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करें, या फिर जैसे कोई फैमिली व्लॉग्स हो गए, अगर आप डेली डाल रहे हैं और वो इन्फॉर्मेटिव है या एंटरटेनिंग है तो आपका चैनल बूस्ट कर जाएगा। मतलब कि आपको वीडियोस डालते रहना पड़ेगा, और ये नहीं कि बस डालते रहे और उस वीडियो में कुछ भी नहीं है तो नहीं। मतलब कि या तो यूनिक हो या एंटरटेनिंग हो तो ज़रूर चलता है आपका वो चैनल। और मेन चीज़ पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं भी देखा करता था लेकिन अभी भी मैं उसी ट्रैक पे हूँ। पेशेंस रखे हुए हैं, क्या पता आगे जाके कुछ ना कुछ मेरे सब्सक्राइबर और इंक्रीज़ हो जाए और बढ़िया इनकम हो जाए। और अगर YouTube पे इनकम होने शुरू हो जाए ना, अच्छी वाली अगर इनकम शुरू होने लग जाए, तो कम से कम आप ये लगा लीजिए, आप 1,50,000 से 1,00,000 1,50,000 तो ये एक नॉर्मल पेमेंट आती है YouTube से, अगर आपका चैनल बढ़िया चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपकी हर वीडियो पे 50 से 60,000 व्यूज़ आ रहे हैं और आप डेली वीडियो डाल रहे हैं तो आपकी इनकम 1,50,000 से 2,00,000 आराम से हो सकती है, अगर आपका वो वीडियो बहुत अच्छा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि यार हर किसी का अपना एक YouTube चैनल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, अगर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या एंटरटेनिंग वाली वीडियोस बनाना चाहता है अपनी जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ, तो वो ठीक है, अच्छा है, और एक एक्स्ट्रा इनकम भी लग जाती है। एक और चीज़, जब मैं वीडियोस देखा करता था और जब लोगों के कि उनकी पहली पेमेंट आने वाली है या आ चुकी है, तो मैं भी यही सोचता था कि यार पहली पेमेंट आती कैसे है, दिखती कैसे है, डॉलर्स दिखते कैसे हैं। कहने का मतलब कि हमारे डैशबोर्ड पर YT स्टूडियो के, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अगर मेरी तरह ही कोई किसी YouTube चैनल है और वो देखना चाहता है कि यार कैसा होता है जब पहली पेमेंट आने वाली है, तो वो ये मेरा YT स्टूडियो देख सकता है। और जिस दिन पेमेंट आएगी उसका भी एक अलग से व्लॉग बना लेंगे, ठीक है। और जब भी आप YouTube चैनल बनाते हैं ना, और जब मोनेटाइज होता है आपका चैनल, तो YouTube की तरफ से काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं, उसमें आपको अपना एक बैंक अकाउंट जो है लिंक करना पड़ता है, जो कि मैंने अपने टाइम में कर दिया था। तो उसके बाद मेरा अकाउंट जो है वो लिंक है, जैसे ही YouTube की तरफ से पेमेंट रिलीज़ होगी तो मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और मैसेज आ गया तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या राइडिंग गियर्स होने चाहिए, क्या गैजेट्स होने चाहिए अगर आप बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लद्दाख या स्पीति या कहीं भी आप राइड करते हैं तो आप कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी चाहिए और कौन सी नहीं, क्योंकि शुरू में ये होता है कि यार जैसे मैं क्या करता था कि जब भी मैं बाइक राइड करता था या कहीं भी लॉन्ग राइड्स करता था, तो मैं अपनी बाइक पे इतना ज़्यादा सामान लोड कर लेता था कि अलमारी में भी इतना नहीं होगा जितना बाइक पे होता था। तो धीरे धीरे समझ आती है कि यार इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी हम साथ लेके घूमते हैं, तो लिमिटेड होनी चाहिए। तो फिर मैंने कम कर दिया था, और मुझे अब पता है कि किसी राइड पे जाना तो कितना सामान चाहिए। तो अगर किसी को ये सब जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन बाइक से ट्रैवल करना बहुत महंगा पड़ता है, और अगर कार से कर रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा होगा। ये चीज़ें सिर्फ वही समझ सकते हैं जो ट्रैवल करते हैं बाइक से या कार से, ठीक है, अपने खर्चे पे। और अभी भी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो मुझे जाना है, देखना है, एक्सप्लोर करना है, व्लॉग्स बनाने हैं, तो इन फ्यूचर वो भी जल्द आएंगे। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अपनी YouTube जर्नी शेयर करना चाहता था तो मैंने कर दी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।